हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर माई सेल्फ सरवन गोस्वामी। आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है। सारे बच्चे सबसे पहले आप लोग लिख दो जय मां सरस्वती, क्योंकि हम लोग क्लास आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज से हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है, क्लास 10 जो हमारा सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आप पढ़ाइए, तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, कॉपी पेन लेकर बैठो और सारी क्लास जितनी भी पढ़ाई जाए उसका नोट्स बनाओ, फिर आप लोगों का टेस्ट भी कराया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो है क्लास 10 जो हमारा सोशल साइंस है, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, वन शॉर्ट है। ठीक है, इस वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वीडियो आप लोगों के लिए काफी है। ठीक है, तो सबसे पहले सारे बच्चे आज के इस वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का जो हमारा उदय चैप्टर है। ठीक है, ये आप लोगों का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर है, तो इसमें एक शब्द आया है राष्ट्रवाद। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रवाद क्या है। जो हमारा राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैप्टर के नाम में ही है राष्ट्रवाद। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोग कॉपी में हेडिंग बनाओ राष्ट्रवाद। सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, हंसी खुशी से पढ़ना, कोई टेंशन मत लेना, हम हैं तो कोई गम नहीं है। सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को, क्योंकि हम लोगों को टॉपर बनना है। क्या बनना है? टॉपर बनना है, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग टॉपर बनोगे। बहुत सारे बच्चे टॉपर बन भी चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों राष्ट्रवाद के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है, तो देखो राष्ट्र के प्रति जो हमारा निष्ठा होता है, जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र के प्रति जो हमारा निष्ठा होता है, प्रेम होता है, उसकी प्रगति जो होती है, प्रगति का मतलब होता है उन्नति करना। जैसे परिवार में उन्नति करते हैं वैसे राष्ट्र में भी उन्नति किया जाता है। और उसके प्रति सभी नियम आदर्श, उसके जो प्रति सभी नियम आदर्श होते हैं, जैसे बहुत सारे नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उसका पालन करो को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, अब राष्ट्रवाद का अगर कोई पूछे तो आप बता दोगे, नोट बना लो जल्दी से। राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? सारे बच्चे नोट कर लो और हाँ कमेंट कर दो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही सारा चैप्टर पढ़ा सके। तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, ऐसे हम लोग सारे टॉपिक को क्लियर करते हैं। अब देखो, अब कहोगे सर राष्ट्रवाद तो बता दिया, अब राष्ट्रवाद राष्ट्र से मिलकर बना है, तो राष्ट्र को भी समझा दो। तो कोई टेंशन मत लो, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी अगर कोई छूट जाता है तो कमेंट कर देना, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब राष्ट्र के बारे में समझने के लिए देखो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा परिभाषा बताता हूं अर्नेस्ट रेनर के अनुसार। ठीक है, सामान्य जो हमारा सामान्य भाषा होता है, सामान्य भाषा का मतलब चाहे आपका हिंदी है तो हिंदी भाषा हो, इंग्लिश है तो इंग्लिश भाषा हो, गुजराती है तो गुजराती, सामान्य भाषा हो। ठीक है, एंड आपका नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। जैसे आपका एक मित्र का टीम होता है तो उसमें सारे एक जैसे होते हो, तभी आपकी मित्रता उनसे बनती है। ठीक है, ऐसे ही राष्ट्र में सारे सामान्य भाषा हो, नस्ल हो, धर्म हो, सबसे जो बना क्षेत्र होता है वही हमारा राष्ट्र कहलाता है। ये भी नोट कर लेना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला नारीवाद। देखो नारीवाद जो है नारी से मिलकर बना है। नारी का मतलब होता है महिला, वुमेन। अब आप कहोगे सर इसको अच्छे से समझा दो। देखो स्त्री, जो हमारा स्त्री होता है पुरुष होता है। देखो दो लोग होते हैं, एक होता है स्त्री, एक होता है पुरुष, यानी कि नर और मादा। तो स्त्री और पुरुषों की सामाजिक, जो हमारा सामाजिक होता है, आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है, सोच के आधार पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सोच के आधार पर जो हमारा महिलाओं का अधिकार होता है वो नारीवाद कहलाता है। देखो जो महिलाओं का अधिकार होगा वही नारीवाद कहलाएगा। ठीक है, नारीवाद क्या होगा? महिलाओं का अधिकार, नारीवाद। शॉर्टकट में समझो। अब अगला जो हमारा है स्टेट जर्नल। ठीक है, स्टेट जर्नल को मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ध्यान से समझना। स्टेट जर्नल जो है इसका नाम बाद में बदल दिया गया था। क्या कर दिया गया था? स्टेट जर्नल का नाम नेशनल असेंबली बाद में बदला गया था, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो स्टेट जो होता है वो 1789 के स्टेट जनरल एक आम सभा थी। पहले तो ये एक आम सभा थी, जैसे आम सभा लगती है वैसे एक आम सभा थी। ठीक है, फिर क्या हुआ?
आम सभा थी जो क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदाय से संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, इनका जो फ्रांसीसी का है उसका प्रतिनिधित्व करती थी। बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली रखा गया। बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यही तो मैं आपको समझा रहा था, पहले ही बता दिया कि इसका नाम बाद में बदल दिया गया था और इसका नाम कर दिया गया था नेशनल असेंबली। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है। एक एक टॉपिक नोट कर लेना क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये हमारा है। अब हम लोग ऐसे पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज ही हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारा टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग बुक लेकर बैठना। देखो, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास, जो हमारा फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, अब राष्ट्र का विकास। अब देखो, एक क्वेश्चन इसमें बहुत बनता है कि बच्चा फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, यानी कि किस सन में हुआ। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, हर जगह ये क्वेश्चन आता है और इसके कारण बहुत ज्यादा आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का बच्चों कारण क्या है, ये बहुत ही ज्यादा आता है। तो सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में आपको सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना, नोट करना। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई। सबसे पहले यही आ गया कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1789 ईस्वी। याद रखना कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोग, जो वहां की जनता थी, वहां के लोग थे, उनकी मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाया जाए। जो भाई राज करते थे, बहुत वहां पहले राजा होते थे, जो राज करते थे एक लोग, उसको हटाकर प्रजातंत्र बनाओ कि जो जनता कहे वो चीज करो। ठीक है, तो ये उनका मांग था। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। देखो, हम लोग फ्रांस की बात करते हैं तो भाई फ्रेंच भाषा को ही राष्ट्रभाषा घोषित करनी चाहिए, ये तो आसान सा चीज है। तो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। स्कूल या हतों के लिए एक क्लब की स्थापना की जाए जिसका नाम जैकोबिन क्लब हो। क्या हो, जैकोबिन क्लब हो। एक क्लब की स्थापना की जाए, स्कूल बनाया जाए जिसका नाम जैकोबिन क्लब हो और सभी भार तथा किराया एक व्यवस्था की जाए। सभी लोगों के लिए भार तथा किराया एक व्यवस्था की जाए। ऐसा नहीं कि आम जनता के लिए अलग है, जो आम जनता गरीब लोग हैं, उच्च वर्ग में जो लोग आते हैं उनके लिए अलग है, ऐसा ना हो। सारे लोगों के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है बच्चों फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास। समझ में आ रहा है ना एक एक टॉपिक? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो भाई कमेंट कर देना, हम आप लोगों के लिए सारा सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाने वाले हैं। अब हम लोग समझते हैं जो फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था। आखिर फ्रांस की क्रांति हुई क्यों? ठीक है, कोई कारण रहा होगा तभी तो क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति का कारण हम लोग एक एक को देखेंगे। सबसे पहला कारण अयोग्य शासन। जैसे अगर किसी देश में अयोग्य शासन हो, मतलब वो योग्य ना हो, जो जनता कहे उसको सुने ना, ठीक है, कोई काम ना करे, कर्तव्यहीन हो, तो वो एक अयोग्य शासन होता है। जैसे फ्रांस की क्रांति के समय जो लुई वंश का शासन था, किसका था? लुई वंश का शासन था। जो जिद्दी था, जो इच्छा कहे वो करता था, कर्तव्यहीन था, कार्य नहीं करता था, कोई जनता के लिए कार्य भी नहीं करता था, शासन था, कर्तव्यहीन शासन था, या सुधारों का पक्षधर नहीं था। अगर कोई चीज कहा जाए इसको सुधार करो तो उसका पक्षधर नहीं था। ऐसा शासन किस काम का? ठीक है, उसका कोई पक्षधर नहीं था, इसलिए जो जनता इसका विरोध कर रही थी। अब ऐसे शासन का तो जनता विरोध करेगी ही। ठीक है, अगर जनता का आप बात ना मानो, जो जनता के उसको सुनो ना, तो ऐसा शासन का क्या काम? ठीक है, मध्यम वर्ग बच्चों, मध्यम वर्ग। यहां पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ कि क्रांति के कारण जो मध्यम वर्ग का उदय हो गया। जो मध्यम वर्ग में जैसे देखो, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, अधिकारी आते हैं। ठीक है, अधिकारी, डॉक्टर, वकील, ये सब मध्यम वर्ग में आते थे। उच्च वर्ग में तो राजा आते थे और बहुत सारे लोग आते थे जो बहुत ज्यादा अमीर थे। यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी। ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा मध्यम वर्ग है, सारे बच्चे नोट करो। अब हम लोग देखते हैं यहां आओ। ठीक है, अब वही आप लोगों का तीसरा कारण है, जो हमारा फ्रांस की क्रांति का तीसरा कारण। कम से कम 4 कारण तो बोर्ड एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा अगर आएगा तो तीसरा कारण है आम जनता का दयनीय स्थिति। जो गरीब लोग थे, जो किसान लोग थे, आम जनता थी, उनका दयनीय स्थिति थी। दयनीय स्थिति का मतलब है बच्चों, जैसे
उनके पास खाने के लिए नहीं था, जो बड़े लोग होते थे उनको दबाते थे, तो वो होता है दयनीय स्थिति। ठीक है, तो देखो यहां आप समझो इस समय जो था शासन जो था उच्च वर्ग का था, जैसे जो उच्च वर्ग में लोग आते थे उनका शासन था, उसका राज था। ठीक है, एंड और कुलीन वर्ग जहां विलासिता पूर्व जीवन व्यतीत कर रहा था। कुलीन वर्ग का मतलब है जैसे जो बड़े लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग आते हैं, कुलीन वर्ग। ठीक है, वो अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनका जीवन अच्छे से चल रहा था, कोई चिंता नहीं था। ठीक है, राजा थे, लेकिन वहीं आम जनता की स्थिति दयनीय थी, बड़ी दयनीय थी। आम जनता का मतलब होता है जो किसान हैं, जो बेरोजगार हैं, आम जनता गरीब लोग हैं, उनकी स्थिति दयनीय थी। दयनीय का मतलब है उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, उन पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो अत्याचार करते थे। ठीक है, वो होता है हमारा दयनीय स्थिति। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बच्चों यहां स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। देखो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगता है, जैसे जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों पर स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगा सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर है, शक्ति है। ठीक है, तो सारी चीजें समझना ध्यान से। इस समय जो है फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। अब इस समय सरकार जो था वो कर्तव्यहीन था, अच्छा नहीं था, जनता के लिए काम नहीं करता था, तो बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे। ठीक है, बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे, जहां तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। जहां तक कि जो उनके धार्मिक विश्वास है ना उस पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। पूजा करना, बहुत सारे लोग अपने अपने भगवान को मानते हैं, अपने अपने चीजों को मानते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। तो ऐसे सरकार का क्या काम, फ्रांस की क्रांति के ये 4 ऐसे कारण है ना जो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे तो फिर नंबर कटने वाला नहीं है। सारे टॉपिक को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से देखना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना चैनल को, ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, अब आता है बच्चों नेपोलियन का शासन। ठीक है, नेपोलियन का शासन, इसी चैप्टर में हमारा एक टॉपिक है नेपोलियन का शासन। अब नेपोलियन का शासन क्या पढ़ेंगे, नेपोलियन के शासन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाया, जब नेपोलियन जो है फ्रांस पर अपना शासन चलाया, जैसे नेपोलियन जो है फ्रांस पर अपना शासन चलाए थे, तो नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र घोषित किया। ठीक है, यानी कि ये क्या था, जनता के पक्षधर था, जनता के लिए काम करता था। कानून के सामने सबको बराबर अधिकार रखना, कानून का सामने सबको बराबर अधिकार दिया, जैसे चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हों और चाहे वो निम्न वर्ग के लोग हों, सबका कानून के सामने बराबर अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई काम करे और वो भी वही काम करे, उसको ज्यादा सजा दी जाए और बड़े जो वर्ग के लोग हैं उनको कम सजा दी जाए, ऐसा नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। अगर ऐसा होता है ना तो ऐसा कानून टिक नहीं पाता, उसका कभी ना कभी अंत होता ही है। ठीक है, तो यही ये लोग सुधार किए। अगला देखो, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, जो संपत्ति का अधिकार है उसको सुरक्षित बनाया, भूत आश्वत और जगीदारी शुल्क से मुक्त किया, एंड सभी वर्गों को सामान रखना, सभी वर्गों को सामान रखा। नोट कर लो, अच्छे से दिख ही रहा है। ठीक है, सभी वर्गों को सामान रखा। देखो सभी वर्ग सामान है, देखो व्यक्ति सभी हैं, आदमी एक जैसे होते हैं। अब यही है कि इसको डिवाइड कर दिए हैं वर्ग में, तो फिर यही चीज यहां मायने करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया नेपोलियन का शासन। देखो 5 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, समझ में आ गया होगा। ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इजी हैं, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझोगे तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे समझो। अब कहोगे सर नेपोलियन का शासन तो बता दिया, अब नेपोलियन ने सुधार क्या किया, आखिर इन्होंने जनता के लिए किया तो आखिर में सुधार क्या किया, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार, अब हम लोग ये समझेंगे कि नेपोलियन के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे। देखो नेपोलियन बोनापार्ट जो था विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। विश्व के जो महानतम व्यक्ति, जो महान व्यक्ति होते हैं, महानतम व्यक्ति होते हैं, उसमें से एक था। ये एक महान व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, लोगों के लिए अच्छा करते थे। ठीक है, उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विषयों ने 1799 से 1815 तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया और निम्नलिखित सुधार हुआ। संपूर्ण यूरोप को प्रभावित कर दिया और बहुत सारे सुधार किए। जैसे पहला, शासन संबंधी सुधार।
देखो बच्चों, शासन संबंधी सुधार में क्या है, नेपोलियन ने शासन व्यवस्था का व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने शासन व्यवस्था को व्यापक किया, ठीक है, तथा क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। सभी को समान शासन दिया, सभी को समान शासन दिया। ऐसा नहीं कि उनका शासन अलग है, अमीर का शासन अलग है, उच्च वर्ग का शासन अलग है, निम्न वर्ग का शासन अलग है, ऐसा शासन नहीं था, सभी के लिए समान शासन था। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर नेपोलियन ने दूसरा जो सुधार क्या किया था वो समझते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आर्थिक सुधार। देखो बहुत सारे सुधार किए थे, लेकिन हम लोग जो मेन पॉइंट है उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को इतना अच्छे से समझा रहा हूं, इतना अच्छे से हेडिंग डालकर समझा रहा हूं। ऐसा कोई नहीं समझाएगा, आप पूरा यूट्यूब देख लो, हर जगह देख लो। ठीक है, हम आप लोगों के लिए ऐसा समझाएंगे, अगर ऐसा बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे यार, कोई आपका एक नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे 100 में 90 मार्क्स लाए हैं सामाजिक विज्ञान में, ऐसे ही मैंने उन लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, सीरियसली पढ़ना। अगर आप हमारी क्लास ले रहे हो तो मजाक मत करना। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ना, यानी इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ये हमारा है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। देखो नेपोलियन ने जो पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, मजदूरों का वेतन निश्चित किया और चोर बाजार सट्टेबाजी को समाप्त किया। देखो जो मजदूर थे उनका वेतन निश्चित किया, सारे मजदूर का वेतन निश्चित हो, इतना इन लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि इतना इनका अधिकार है। एंड चोर बाजार, जो चोर बाजार होता है एंड सट्टेबाजी होता है, इसको समाप्त कर दिया। तो ये सब एक अच्छा काम है ना। ठीक है, ये सब आर्थिक सुधार है। धार्मिक सुधार, नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। धार्मिक सुधार का मतलब है बच्चों कि जो अपने धर्म को मानते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं, वो आजादी स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। उनको धार्मिक काम करने का कोई उनको रोक नहीं सकता। ठीक है, ये भाई उनकी मानना है कि हम इन भगवान को मानेंगे, हम इन गॉड को मानेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला है शिक्षा संबंधी सुधार। ठीक है, शिक्षा संबंधी सुधार समझ लो। देखो नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। अब नेपोलियन ने शिक्षा के भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। अब सब कितने अच्छे अच्छे सुधार किए, धार्मिक सुधार, आर्थिक सुधार, शासन संबंधी सुधार एंड शिक्षा संबंधी सुधार, तो काफी अच्छे अच्छे काम किए थे नेपोलियन ने। ठीक है, अब देखो नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और जो आप लोगों का पेटिंग में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। तो फिर क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी अच्छी चीजों को किया नेपोलियंस ने, और उन चीजों को मैंने आपको पॉइंट की सहायता से समझा दिया। ठीक है, अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। इसी में आप लोगों का चैप्टर में मारियन तथा जर्मेनिया के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, मारियन तथा जर्मेनिया के बारे में। नाम से जर्मेनिया का नाम से पता चलता क्या चलता होगा, जर्मनी, और मारियन का समझना फ्रांस। ठीक है, दोनों का देश का समझ लेना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मारियन के बारे में। मारियन कौन थी, तो यह लोकप्रिय नाम था। जो मारियन था ये क्या था, लोकप्रिय नाम था, एक नाम था, ऐसा मत समझना कोई वो था, नाम ही था। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी रूपक प्रतीक को यही नाम दिया था। जो फ्रांस है, फ्रांस की जो स्वतंत्रता का नारी रूपक था ना, उसका यही नाम दिया था फ्रांस ने। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा, कलगी थे। मारियन की प्रतिमाएं चौराहे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई। मारियन की प्रतिमाएं, जो छवि होता है ना, छवि, जैसे आप लोग जब टॉपर बनोगे आप लोगों की छवि लगाई जाएगी चौराहे पर, बाजारों पर एंड स्टेट पर, जिला पर, तब वो वही ऐसे ही आप लोगों का भी लगाया जाएगा। मेहनत करो, पढ़ाई करो, हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, एक वीक में 2-3 चैप्टर खत्म होगा। ऐसे ही साइंस में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, अब प्रतिमाएं लगाई गई और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई। तो अब देखो ये होता है मारियन के बारे में। नोट कर लो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं भाई, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, एंड फिर जर्मेनिया का आता है। जर्मेनिया, यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। कौन थी, जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। और ये जो थी ससूद अभिव्यक्तियों में वह वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। क्या पहनती थी, वलूत वृक्ष के
पत्तों का मुकुट पहनती थी। जो वलूत वृक्ष का पत्ता होता है उसकी मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मनी में वलूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। जो वलूत होता है वो वीरता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। अब जब वो वीरता का प्रतीक माना जाता था, इसलिए ये अपने आप को वीर दिखाने के लिए, मतलब वीरता का कोई भी चीज प्रतीक माना जाएगा तो उसको पहनना अच्छी बात है, ठीक है। एंड यहां तक समझ में आया, वीरता का प्रतीक मानी जाती थी। उसने हाथ में तो तलवार पकड़ी हुई थी और उस पर यह लिखा हुआ था, और उस पर यही लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों मारियोन और जर्मेनिया के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करना, याद करना, ठीक है। अब हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चैप्टर का एक आता है इटली का एकीकरण। देखो ये लॉन्ग में आता है बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो ध्यान से समझना, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज से आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दो। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आएगा, चैप्टर नंबर 3 आएगा, चैप्टर नंबर 4 आएगा। सारे चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। अब आप लोग अगला हेडिंग बना लो, इटली का एकीकरण, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट ऐसा समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। देखो 19वीं सदी के मध्य इटली जो है 7 साम्राज्यों में विभाजित हो गया था। यहां इटली का एकीकरण हुआ ना, एक चीज जब वो 7 चीजों में विभाजित हो गया तो एकीकरण ही हुआ ना, तब यहां इटली का एकीकरण हुआ। मतलब इटली जो है 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 चीजों में विभाजित हो गया, 7 राज्यों में विभाजित हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मैंजनी ने, एक जोसेफ मैंजनी है जो कि नाम आप लोगों को पता चल गया, ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटलीकरण के जो इटली के एकीकरण करने के लिए प्रयास प्रारंभ किया। जोसेफ मैंजनी ने, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। किसने प्रयास किया था इटली का एकीकरण करने का? जोसेफ मैंजनी ने, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट देखो, तीसरा 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांड ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। किसको पराजित किया? ऑस्ट्रिया को पराजित किया। और इस युद्ध में जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया, अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया, बहुत सारे लोग भाग लिए, बहुत सारी जनता ने भाग लिया, क्योंकि भाई इटली का एकीकरण हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग थे ना जो काम करते थे, जो उनके लिए युद्ध करते थे। तो सारे लोगों को युद्ध में हराना काफी बड़ी बात है ना। अगला पॉइंट, ये 3 पॉइंट सबसे पहले नोट कर लो इटली के एकीकरण में, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो इटली के एकीकरण का। फिर हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। देखो यहां अब अगला पॉइंट समझते हैं, हमारा चौथा नंबर पॉइंट इटली के एकीकरण का। 4 से 5 पॉइंट अगर आप लिख दोगे बहुत है, ठीक है। देखो 1861 ईस्वी में विक्टर इमोनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है। अब कौन सा क्वेश्चन है कि आखिर इटली का एकीकरण कब हुआ, कब पूर्ण हुआ, कब हुआ? तो आप क्या कहोगे? आप लोग ये याद रखना, 1870 ईस्वी, याद रखना बच्चों। 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ, ये हमारा लास्ट वाले पॉइंट में मेन है, ठीक है। अगला देखो, यहां एक टॉपिक आता है बिस्मार्क कौन था, इसी से आप लोगों का है बिस्मार्क। बिस्मार्क एक छोटा सा टॉपिक है जो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था। कौन था? एक महान कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जर्मनी का एकीकरण था। देखो जो बिस्मार्क था एक महान कूटनीतिज्ञ था, एक महान कूटनीतिज्ञ था जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? जर्मनी का एकीकरण था, जर्मनी का एकीकरण। अब कहोगे सर जर्मनी का एकीकरण क्या होता है? आपने इटली का एकीकरण तो समझा दिया, अब जर्मनी का एकीकरण समझाओ। तो इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया कि सबसे पहले आपके एक माइंड में एक टॉपिक तो आए, एक विचार तो आए कि आखिर भाई जर्मनी का एकीकरण क्या होता है। सर ने इसमें एक पॉइंट लिया जर्मनी का एकीकरण, तो वो क्या होता है, तो उस चीज को हम लोग समझते हैं अगले पेज से। अगला जो हमारा टॉपिक समझते हैं, जो जर्मनी का एकीकरण नाम आया है ना इस चीज को, तो जर्मनी का एकीकरण हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण देखो, यहां सबसे पहले आप अपने कॉपी में नोट में एक हेडिंग बना लो बच्चों, जर्मनी का एकीकरण, और आगे आप लोग एक चीज लिख देना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख देना। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझना। देखो जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, राष्ट्रवादी भावना का मतलब होता है जो राष्ट्र की भावना है, जैसे राष्ट्र के प्रति आपकी भावनाएं हैं, मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। जो मध्य वर्ग में आते थे, मध्य वर्गीय जर्मन में,
काफी ज्यादा व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मनी महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। इन्होंने एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया और यहां जो राजशाही और फौज की ताकत, जो राजशाही है, राजशाही का मतलब जो राजा थे, और फौज उनकी जो थी, उनकी ताकत ने मिलकर दबा दिया। अब इन दोनों ने मिलकर दबा दिया। उसके बाद जो प्रसा थे, नोट करते रहना, उसके बाद जो प्रसा है, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। जो प्रसा थे उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व संभाल लिया और उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था। यह एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो इसका मुख्यमंत्री था और इस प्रक्रिया का जनक भी माना जाता है। जर्मनी के एकीकरण का जनक ऑटो वन बिस्मार्क को ही माना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जिसने प्रसा की, इसको सेना कर देना, ठीक है, प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। उन्होंने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली, यहां ध्यान से समझना, मदद ली। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई। अब यहां तीन देशों से इनकी जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और यही एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई जनवरी 1771 में हुई एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को प्रसा का जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये पहले प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम, फिर उनको क्या किया गया, जर्मनी के एकीकरण का सम्राट घोषित किया गया। ये याद रखना 1871 ईस्वी में, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ, ठीक है। नोट कर लो सारे बच्चे जर्मनी का एकीकरण, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट को समझाता हूं। अब अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। यहां देखो, अभी तक हम लोगों ने 2 एकीकरण पढ़ा। पहला कौन सा पढ़ा था बच्चों, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जर्मनी का एकीकरण, जो हमारा जर्मनी का एकीकरण है। अब एक और एकीकरण आता है, वो हमारा ब्रिटेन का एकीकरण बच्चों। अब हम लोग समझते हैं ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ, यह भी जानना जरूरी है। पहला पॉइंट, ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट जैसे ढेर सारा समाज था, या ढेर सारा समाज था, इसको ढेर सारा समाज कर देना, ठीक है, जिसने निर्जातीय कहते हैं, जिसे निर्जातीय कहते हैं। आप कहोगे सर एक निर्जातीय टॉपिक क्या है, निर्जातीय क्या होते हैं, तो मैं आपको आगे समझाऊंगा, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाया हूं। तो निर्जातीय कहते हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट तो ये हो गया इसमें ब्रिटेन के एकीकरण में, कि ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉट थे, जैसे ढेर सारे समाज था, जिसे हम लोग निर्जातीय कहते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें समझना ब्रिटेन में, कि औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति के बाद जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की शक्ति जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, कुछ साल बाद इसके अंदर आयरलैंड भी जुड़ गया। देखो, कुछ साल बाद इसके अंदर आयरलैंड को भी जोड़ दिया गया और ब्रिटेन का एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ। अब ब्रिटेन का एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, ठीक है। अब बच्चों एक टॉपिक आता है निर्जातीय। निर्जातीय क्या है, निर्जातीय समझ लो बच्चों। देखो, यह साझा, नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि है। यह साझा, नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि है, जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, जिसे कोई भी समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसी को हम लोग निर्जातीय कहते हैं, ठीक है। ब्रिटेन का एकीकरण समझ में आ गया ना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और लास्ट में हम लोगों ने यह भी समझ लिया निर्जातीय क्या है। तो यह हमारा है ब्रिटेन का एकीकरण, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोग मान लो नोट नहीं कर पाते हो, ठीक है, मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत होता है, तो अगर आप लोगों को सोशल साइंस के सारे चैप्टर्स के, अभी से मैं आप लोगों को आज से बता रहा हूं, ठीक है, आज से ही, अगर सोशल साइंस के सारे चैप्टर, ऑल चैप्टर, ठीक है, ऑल चैप्टर का नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है सरमन लेक्चरर, ठीक है। सरमन लेक्चरर ऐप को सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। फिर आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करना 9918863196, ठीक है। 9918, मैं दोबारा नंबर लिख देता हूं, देखो 9918863196,
18863196 इस नंबर पे कांटेक्ट करना, ठीक है। मैं आप लोगों को सोशल साइंस के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सारे बच्चे कांटेक्ट कर लेना एक बार, मैं आप लोगों को सोशल साइंस के सारे चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सको, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए और भी चीजें आने वाली हैं, बैच आने वाला है। बैच का मतलब है कि सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, सारे सब्जेक्ट के वीडियो, सब कुछ उस बैच में रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपको नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट जरूर कर लेना। अब हम लोग समझते हैं बच्चों निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या होता है? आखिर निरंकुशवाद क्या है? एक ऐसी सरकार, निरंकुशवाद का मतलब एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, एक ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था, जैसा सरकार होगा वैसी शासन व्यवस्था होगी। जैसे लुई वंश का शासन था तो उनका शासन कैसा था? खतरनाक था, कर्तव्यहीन था, कोई अच्छा शासन नहीं था, जनता उनका विरोध करती थी, ठीक है। तो वैसे यहां भी जैसा सरकार होगा वैसी शासन व्यवस्था होगी जिसका सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। देखो इसमें एक शब्द आया है निरंकुश, तो सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता। ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य करती है, जनता के अनुकूल कार्य करती है, ठीक है। ये अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। ये हमारा एक टॉपिक है निरंकुशवाद। आखिर निरंकुशवाद क्या होता है, ठीक है। निरंकुशवाद समझ में आ गया ना। एक एक टॉपिक को हम लोग ये पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ये पूरा चैप्टर आज ही खत्म कर देंगे। बस आप लोग लास्ट तक देखना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा सारे सब्जेक्ट को, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखो, अगला एक टॉपिक आता है इसमें, यहां बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। बाल्कन प्रदेश, जो बाल्कन प्रदेश है उसमें राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, ये चीज जानना बहुत ज्यादा है जरूरी। तो मैं आप लोगों को समझाता हूं बहुत अच्छे से। देखो 1871 ईस्वी, बात कब की है? 1871 ईस्वी। याद रखना ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो 1871 ईस्वी में बच्चों के बाद यूरोप में बाल्कन क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बन गया, जिनके निम्नलिखित कारण थे। अब इनके निम्नलिखित कारण है, पहला, इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जातीय विभिन्नता थी। इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जातीय विभिन्नता थी, ठीक है। दूसरा है तुर्कों और इन ईसाइयों प्रजातियों के बीच मतभेद के कारण यहां हालत भयानक हो गया। यहां क्या था ना कि जो तुर्की लोग थे और ईसाई लोग थे, इन प्रजातियों के बीच झगड़ा था, मतभेद था। अब इन दोनों के बीच मतभेद के कारण जो बहुत ज्यादा दुर्लभ था, हालात एकदम खराब था। तीसरा, जब इस्लाम राष्ट्रीय समूहों में संवेदना व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भयानक हो गई। तो तनाव की स्थिति और भयानक हो गई। चौथा पॉइंट है, इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ लग गई और इनसे स्थिति और भी गंभीर बना दिया। ये हमारे 4 पॉइंट हैं। कौन से? बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। हमें यही बताना था आखिर राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा है ये टॉपिक कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। स्टूडेंट, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग एक बात समझ लो, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को फुल चैप्टर पढ़ाया है, ध्यान से समझना है एक एक चीज को। इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया है? फुल चैप्टर। अगर आप एनसीईआरटी बुक उठाकर देख लो तो एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, एक भी टॉपिक, ठीक है, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब आप लोग फटाफट कमेंट कर दो कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फुल चैप्टर का, और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो आएगा। लेकिन अब आप लोगों को दूसरा चैप्टर जो हमारा कौन सा है, भारत में राष्ट्रवाद, कौन सा है? भारत में राष्ट्रवाद, इसका भी वीडियो आएगा बहुत जल्द ही। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी वीडियो बना सके, ठीक है। अब जितने बच्चे इसका नोट्स बना लिए हैं परफेक्ट, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों का नोट्स नहीं बन पाया है तो सोशल साइंस का जो हमारा सामाजिक विज्ञान है ना बच्चों, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। देखो सामाजिक विज्ञान का आप लोगों का पूरे जो हमारा चैप्टर का नोट्स तैयार हो चुका है।
पहले सबसे पहले आप लोगों को ऐप को डाउनलोड करना है, हमारा सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है, और हमें कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, इस नंबर पर 9918863196, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को इन सारे सब्जेक्ट जो हमारा इस चैप्टर के सारे चैप्टर का नोट्स जो है इस सब्जेक्ट का सामाजिक विज्ञान का मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे हम लोग दूसरे चैप्टर का भी वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।